आज हम शुरू करने जा रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत राज्य के कार्य क्षेत्र का एक आधुनिक सिद्धांत है। ये शब्द सामान्यतः उस राज्य के लिए अपनाया जाता है जो अपने नागरिकों के लिए केवल न्याय, सुरक्षा तथा आंतरिक व्यवस्था करके ही संतोष नहीं कर लेता, अपितु उनके कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जीवन के चहुमुखी विकास पर ध्यान देता है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में उद्योग धंधों में वृद्धि हुई। शहरों में कारखाने बढ़ने के साथ साथ श्रमिकों की संख्या में भी अनवरत वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप कतिपय नई समस्याएं उत्पन्न हुई। औद्योगिक नगरियों में जनसंख्या की बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की गंदी बस्तियां बढ़ना स्वाभाविक था। गंदी बस्तियों के परिणाम स्वरूप बीमारी बढ़ी, बेरोजगारी में वृद्धि हुई तथा सामाजिक कुरीतियां भी बढ़ी। बाल्यावस्था में ही लोग कारखानों में मजदूरी करना प्रारंभ कर देते थे। मजदूरी की दरें अत्यधिक कम थी और बेरोजगारी के समय उनकी दुर्दशा शोचनीय हो जाती थी। इस दुर्दशा के सुधार हेतु 19वीं शताब्दी में विभिन्न प्रयास किए गए। सामाजिक सुधार के लिए अनेक कानून पारित किए गए, जिससे मजदूरी के न्यूनतम स्तर, सफाई, पढ़ाई, स्वास्थ्य की सुरक्षा, बाल्यावस्था में मजदूरी पर निषेध आदि का प्रबंध किया गया। इन सुधारात्मक कानूनों से श्रमिक वर्ग के शोषण पर रुकावटें लगी तथा समाज के दुर्बल वर्गों के हितों के लिए राज्य द्वारा संरक्षण दिया गया। इस प्रकार के सामाजिक न्याय से संबंधित कानूनों के निर्माण की प्रवृत्ति के द्वारा ही आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का विकास हुआ। वैसे तो प्रोफेसर हैरोल्ड लास्की को लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का वर्तमान युग में पद प्रदर्शन माना जाता है, किंतु ये धारणा एकदम नई नहीं है। अरस्तु ने तो कहा था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सज्जीवन के लिए ही अस्तित्व में बना हुआ है। हमारे प्राचीन ग्रंथ महाभारत में इस धारणा की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। जो नरेश अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर उसकी चहुमुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता, वह नरक का भागी होता है। बेंथम और जे.एस. मिल ने उपयोगितावादी चिंतन में कल्याणकारी राज्य के मतवे निहित है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय जिस निर्धन कानून की सृष्टि गरीबों एवं शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्तियों को राहत देने के लिए की गई थी, उसमें जनहित की भावना निहित थी। इंग्लैंड के फेबियन समाजवादी दार्शनिकों ने कल्याणकारी राज्य की धारणाओं की प्रगति में अप्रत्यक्ष सहयोग दिया। इंग्लैंड की मजदूर दलीय सरकार ने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके उनकी प्रगतिशील नीतियां अपनाई। नेपोलियन तृतीय ने अपने शासनकाल में श्रमिकों की वेतन वृद्धि तथा बीमारों को राजकीय सहायता प्रदान करके कल्याणकारी राज्य की पृष्ठभूमि तैयार की। बिस्मार्क जैसे शासकों ने भी बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था तथा शारीरिक अयोग्यता संबंधी कई प्रकार की राज्य सुविधाएं प्रदान कर जन कल्याणकारी राज्य के उद्भव में सहयोग दिया। फिर भी ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास में इंग्लैंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसा कि हाब्समैन ने लिखा है, ये ब्रिटेन की राजनीतिक प्रगति का फल है जो धीरे धीरे एक वृक्ष के रूप में बढ़कर तैयार हो गया और जिसका रोपण 450 वर्ष पूर्व किया गया था।
लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा व्यक्तिवादी तथा समाजवादी का मिश्रण है। ये व्यक्तिवाद की भांति व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करता और समाजवाद की भांति अधिक से अधिक कार्यों का संपादन करता है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के पीछे यही धैर्य है कि व्यक्ति को सुखी एवं समृद्ध बनाया जाए और इस हेतु राज्य द्वारा आवश्यक सेवा कार्यों का संपादन किया जाए। लोक कल्याणकारी राज्य के उदय के कारण। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा वर्तमान परिस्थितियों की उपज है। इसे आधुनिक औद्योगिकरण की देन कहा जा सकता है। इसके उदय के कई कारण हैं, जिनमें से पहला है व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। 19वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक देशों में इस सिद्धांत का बोलबाला था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित कर दिया गया और राज्य ने यह नीति अपना ली। इससे औद्योगिक क्रांति के युग में मजदूरों की दशा दयनीय हो गई। कारखानों के पूंजीपति मालिक उनसे से अधिक काम लेते और कम से कम वेतन देते। राज्य पूंजीपतियों और मजदूरों के इस संबंध में हस्तक्षेप नहीं करता था। धीरे धीरे ऐसी व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। यह महसूस किया गया कि मजदूरों की दशा सुधारने के लिए अहस्ताक्षरकारी नीति का परित्याग कर राज्य को सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिए। स्वयं प्रथम इंग्लैंड में मजदूरों की भलाई के लिए राज्य ने कुछ कानून बनाए और यहीं से राज्य की कल्याणकारी धारणा का सूत्रपात हुआ। साम्यवादी मार्क्सवादी साम्यवाद का भय। कार्ल मार्क्स और एलिजन ने सन 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। सन 1917 में लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति हुई तथा मार्क्स की विचारधारा को ठोस आधार प्राप्त हुआ। साम्यवादी विचारधारा ने पाश्चात्य पूंजीवादी देश भयभीत हो गए। वे महसूस करने लगे कि यदि पाश्चात्य पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया तो साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना असंभव होगा। अतः पूंजीवादी लोकतांत्रिक देशों में कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का तेजी से प्रचार हुआ। लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का चलन। मार्क्सवादी साम्यवादी हिंसा और क्रांति के उपायों के सहारे समाज व्यवस्था को बदलना चाहता था। इसके विरुद्ध विकासशील और लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का उदय हुआ। यह शांतिपूर्ण एवं वैध उपायों से सामाजिक परिवर्तन चाहता है। इस विचारधारा के समर्थक राज्यों को एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं। वे राज्य सहायता से समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। उनका दृष्टिकोण कल्याणकारी राज्य के महत्व में मिलते जुलते हैं। निम्न वर्ग का उत्थान। आधुनिक युग लोकतांत्रिक युग है। लोकतंत्र में सामान्यतः जनता की अपेक्षा असंभव है। मताधिकार के विस्तार से निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति सुधारने के लिए सक्रिय प्रयत्न करना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए राज्य को अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करना पड़ेगा तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना पड़ा। हमने लोक कल्याणकारी राज्य के उदय के कारण देखे। अब हम शुरू कर रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य के अर्थ और परिभाषा। कल्याणकारी राज्य की धारणा अत्यधिक विस्तृत है, अतः कोई सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है। सामान्यतः उस राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं जिसमें राज्य द्वारा उन आपत्तियों एवं कठिनाइयों से मुकाबला करने के उपायों का सेवाओं द्वारा प्रबंध किया जाए। जो आपत्तियां तथा कठिनाइयां प्रत्येक नागरिक के जीवन में उपस्थित हो सकती है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा एक ऐसे राज्य की ओर संकेत करती है जो जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। भलाई अथवा कल्याण से अभिप्राय आर्थिक और सामाजिक हित की वृद्धि करना है।
कल्याणकारी राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करता है तथा आवश्यक रूप से एक लोकतांत्रिक राज्य होता है। कल्याणकारी राज्य के मतभेद को उजागर करने वाली कई विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी है। डॉक्टर इब्राहिम के शब्दों में लोक कल्याणकारी राज्य वह समुदाय है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरी और गरीबी के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के बुनियादी तत्व हैं। संक्षेप में एक राज्य तभी कल्याणकारी होता है जब वह लोक कल्याण के विस्तृत कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करता है। कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो राज्य द्वारा किए जाने वाले साधारण कार्यों के अतिरिक्त लोक कल्याण के कार्य करते हैं, जैसे बेकारी दूर करना, बीमा योजना, बुढ़ापे की पेंशन व अन्य सुरक्षा प्रदान करना इत्यादि। लोक कल्याणकारी राज्य की बुनियादी धारणा ये है कि वास्तव में व्यक्ति की निर्धनता तथा संकट का सामना सामाजिक परिस्थितियों के कारण होता है, अतः सामाजिक परिस्थितियों का सुधार कर व्यक्ति की सहायता करना राज्य का दायित्व माना जाता है। इसकी धारणा के पीछे सामाजिक न्याय की भावना भी निहित रहती है। डॉक्टर आशीष गौतम के शब्दों में कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार अधिकाधिक से लोगों का कल्याण हो सके। लोक कल्याणकारी राज्य के कई उद्देश्य हैं जो इस प्रकार है। पहला, लोक कल्याणकारी राज्य का यथार्थ उद्देश्य नागरिकों द्वारा सच्ची स्वतंत्रता के उपयोग को संभव बनाना, राज्य के कार्यक्षेत्र का इस ढंग से विस्तार करना कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित न हो, जनता के सभी वर्गों के आवश्यक हितों की साधना करना, सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना। लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक कार्य के ध्येयों की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे पुल का निर्माण करना है जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन की पतित अवस्थाओं से मिलकर एक ऐसी अवस्थाओं में प्रवेश कर सके जो उत्थानकारी और उद्देश्य पूर्ण हो। संक्षेप में, लोक कल्याणकारी राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से स्वांगीण विकास हो सके। अब हम देखते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण। लोकतांत्रिक शासन। लोक कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था है तथा लोकतंत्र में ही पुष्पित और पल्वित होता है। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है राज्य के कार्य क्षेत्र का इस प्रकार विस्तार करना कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई विशेष बंधन न लगे। कल्याणकारी राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान करता है तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए जनतांत्रिक साधनों को अपनाता है। सामाजिक न्याय की भावना। कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय के आदर्श पर कार्य करता है। अमीरों पर उसकी आय के अनुपात में इस प्रकार कर लगाए जाते हैं कि व्यक्तियों की आय का अंतर कम हो जाए और आर्थिक समानता व लोकतंत्र की स्थापना हो सके। सामाजिक सुरक्षा। कल्याणकारी राज्य नागरिकों को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। बेकारी को काम पर लगाना, सबको काम का अवसर प्रदान किया जाता है। निर्धन व कमजोर वर्ग की सहायता की जाती है। बीमार और बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज्य की ओर से सार्वजनिक अस्पताल की व्यवस्था की जाती है तथा राज्य की ओर से बीमे की व्यवस्था होती है। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। लोक कल्याणकारी राज्य नागरिकों के सामान्य जीवन स्तर को बनाए रखने का प्रयास करता है। निवास, वस्त्र आदि की न्यूनतम आवश्यकता पूरी
करना राज्य अपना दायित्व समझता है। अच्छे जीवन के लिए आवश्यक वातावरण निर्माण करना कल्याणकारी राज्य का लक्षण है। समाज सेवी राज्य। वस्तुतः कल्याणकारी राज्य एक समाज सेवी राज्य होता है। ऐसा राज्य निरक्षरता व निर्धनता दूर करने के साथ साथ श्रम न्यायालय, श्रम अधिनियम, वाचालय, पार्क, सड़क, आवास आदि सभी की व्यवस्था करता है। आर्थिक नियंत्रण की व्यवस्था। ऐसा राज्य उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है जिससे समाज के व्यापक हितों की पूर्ति की जा सके। व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का मध्य मार्ग। हब्समैन के अनुसार ये दो अथियों में एक समझौता है जिसमें एक तरफ साम्यवाद है और दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद। कल्याणकारी राज्य में राज्य के कृत्यों में वृद्धि होती है किंतु व्यक्ति के महत्व को भी स्वीकार किया जाता है तथा इसकी स्वतंत्रता बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। कल्याणकारी राज्य का विचार राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय भी है। हम सभी जानते हैं कि राज्य की दरिद्रता से सभी राज्यों की समृद्धि के लिए भय बना रहता है। राष्ट्रीय लोक कल्याण की साधना को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है कि किसी राज्य विशेष के हित साधन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हित साधन का भी ध्यान रखा जाए। विभिन्न राज्यों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के स्थान पर पारस्परिक सहयोग एवं सामंजस्य का काम लिया जाए। लोकहितकारी राज्य का विचार वसुधैव कुटुंब के विचार पर आधारित है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।